काम हो गया। 10 मिनट इंतजार करने के बाद लिली जेम्स ने अपना फोन निकाला और समय देखा। उसने अपने छोटे नुकीले दांत दिखाते हुए मन ही मन नाखुशी से कहा, सच में मैंने उसके लिए स्टेक तैयार किया था और इतने समय बाद भी वो खाने के विभाग में नहीं आया है। अब 7 बज चुके थे। पहले के नियम के अनुसार मयंक भाटिया को बहुत पहले ही भोजन विभाग में आ जाना चाहिए था, लेकिन आज उसे देर हो गई थी। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद लिली जेम्स ने प्लेट में रखे स्टेक को देखा। हालांकि वह स्टेक से बहुत कम परिचित थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि स्टेक गर्मा गर्म खाने पर ही सबसे स्वादिष्ट लगता है। छोड़ो भी, मैंने तो बहुत बढ़िया बनाया है। इसे बर्बाद न करने के लिए मैं ये थोड़े से टुकड़े खुद ही खा लूंगी। मैं उसके वापस आने का इंतजार करूंगी और उसके लिए और बनाऊंगी। लिली जेम्स ने थोड़ी देर सोचा, फिर खाने के सामान वाले विभाग से एक चाकू और कांटा ढूंढा और कांटे से स्टेक को काटा। ओह, रंग थोड़ा खराब है। खून से लथपथ स्टेक को देखकर लिली जेम्स की पलकें अपने आप फड़कने लगी। हो सकता है कि दिखने में ये बदसूरत हो, लेकिन इसका स्वाद अच्छा है। खुद को दिलासा देने के बाद लिली जेम्स ने गहरी सांस ली और स्टेक को अपने मुंह में डाल लिया। इसके बाद गॉर्मेट रेस्टोरेंट में 3 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अंदर से दिल दहला देने वाली चीखें और उल्टी करने की हड़बड़ी वाली आवाजें सुनाई देने लगी। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे इंसान खा सके, ये घिनौना है। मयंक भाटिया एक 5 ग्रेड का कोबे रेड मीट स्कूल ले गया। हालांकि ये केवल 2000 ग्राम था, लेकिन जस्मिन की स्थिति को देखते हुए उसे एक 5 ग्रेड का कोबे रेड मीट प्राप्त करने में 2 दिन लगेंगे। आज सुबह स्टेक डिलीवर होने से पहले वह कुछ देर घर पर इंतजार करता रहा। ये 5 कोबे रेड मीट का यह बैच मूल रूप से किसी और ने ऑर्डर किया था। जस्मिन की पहचान के कारण इसमें से 2 किलोग्राम निकाल लिए गए। संयोग से वे उसके घर के पास से गुजरे और उसे दे दिए। हालांकि वह सुबह से ही घर पर कुछ देर इंतजार कर रहा था, लेकिन मयंक भाटिया यह बता सकता था कि ये 5 ग्रेड का कोबे रेड मीट वास्तव में सामान्य रेड मीट से अलग था। सबसे पहले तो इसमें ताजे रेड मीट की महक थी। दूसरे, मांस की बनावट अन्य रेड मीट की तुलना में कहीं अधिक कोमल थी। रंग बेहद गुलाबी और एक्समान था और गुणवत्ता उत्कृष्ट थी। यह पिछली बार खरीदे गए एक 4 ग्रेड कोबे रेड मीट से कहीं बेहतर था। बेशक इस तरह के रेड मीट को विशेष रूप से वर्गीकृत किया गया था, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं थी। सबसे महंगे कोबे रेड मीट को 28 दिनों तक लगातार नमी और तापमान नियंत्रित वातावरण में रखा जाता है। इससे मांस में मौजूद नमी कम हो जाती है और मांस की बनावट अधिक कसैली और बेहतर हो जाती है। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता था। असली स्वादिष्ट व्यंजन सामग्री और पाक कला पर निर्भर करते थे। केवल इन्हीं 2 कारकों से ही सर्वोत्तम व्यंजन बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, भले ही मयंक के पास 10 स्तर का पाक कौशल हो, फिर भी उसके लिए केवल सड़े हुए रेड मीट के टुकड़े से स्टेक बनाना असंभव था। दूसरी ओर, उच्च श्रेणी के रेड मीट की बनावट अभूतपूर्व होती है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, उसे आज लिली जेम्स के लिए स्टेक बनाना ही था। गोरमेट रेस्टोरेंट में रेड मीट ले जाते समय मयंक भाटिया की टक्कर लिली जेम्स से हो गई, जो सिर झुकाए गोरमेट रेस्टोरेंट से बाहर निकल रही थी। गवर्नमेंट रेस्टोरेंट से बाहर निकलती हुई आकृति को देखकर मयंक भाटिया मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह पास गया और पूछा, लिली जेम्स, तुम यहां क्यों हो? मेरे साथ वापस आओ। मैंने आज खास तौर पर रेड मीट खरीदा है। इस बार चलो साथ मिलकर स्टेक बनाते हैं। छूना नहीं मुझे, जैसे कि वो बहुत ही प्रतिरोधी थी। लिली जेम्स ने उदास चेहरे के साथ मयंक भाटिया का हाथ झटक दिया। लिली जेम्स के अचानक आए इस बदलाव को देखकर मयंक भाटिया को गहरा सदमा लगा। उसने अपना सिर झुकाकर लिली जेम्स की ओर देखा। उसने पाया कि लिली जेम्स की आंखें लाल थी और उनमें आंसू भरे हुए थे। वो निराशा से भरी निगाहों से उसे देख रही थी और उसका शरीर अनायास ही उससे दूर हट गया। उन दोनों ने एक अथाह दूरी बनाए रखी, ठीक उसी तरह
क्या तुम हमेशा से मुझे बेवकूफ समझते आए हो? मेरा खाना इतना घटिया है, फिर भी तुम मुझसे इतने पाखंडी तरीके से झूठ बोलते हो। लिली जेम्स ने निराशा से मयंक भाटिया की ओर देखा और गुस्से से कहा, उसका खाना बहुत ही घटिया था। अगर वह सच में उसे दोस्त मानता था तो उसे सीधे सीधे बता देना चाहिए था। वो बार बार ये दिखावा क्यों कर रहा था कि उसका खाना स्वादिष्ट है? क्या ये सिर्फ उसे खुश करने और उसे मूर्ख समझने के लिए था? उसने मयंक भाटिया के हाथ में पकड़े थैले को देखने के लिए अपना सिर नीचे झुकाया। क्या वो आज खास तौर पर ताजा रेड मीट लाया था? क्या वो उसका मजाक उड़ाना चाहता था कि उसका खाना घिनौना था? मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। जैसे जैसे वह इसके बारे में सोचती गई, उसका गुस्सा बढ़ता गया। लिली जेम्स ने अचानक मयंक भाटिया को धक्का दिया और आंखों में आंसू लिए गलियारे से बाहर चली गई। लिली जेम्स की अकेली पीठ को देखते हुए मयंक भाटिया ने आह भरी और उसकी आंखों में एक अनछुई उदासी झलक उठी। ऐसा लग रहा था कि उसने वाकई कुछ गलत किया है। शायद उसे लिली जेम्स से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। उस लजीज रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही उसने मेज पर रखा स्टेक देखा और थोड़ा असहज महसूस किया। क्या इसे सावधानी पूर्वक तैयार किया गया था? फिर उसे बैठ जाना चाहिए और खाना जारी रखना चाहिए। मयंक भाटिया ने मेज पर रखे चाकू और कांटे उठाए और सीधे एक टुकड़ा काटकर अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही उसने एक निवाला लिया, नमकीन और कच्चा स्वाद मुंह में आ गया। वो पौराणिक काला व्यंजन इससे अधिक कुछ नहीं था। मयंक भाटिया ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, यह अभी भी हमेशा की तरह घिनौना है। उस लजीज रेस्टोरेंट में वो स्टेक खाते हुए अपने फोन में देखने लगा। जैसे ही मयंक भाटिया स्टेक का आखिरी टुकड़ा अपने मुंह में डालने ही वाला था, अचानक रेस्टोरेंट का दरवाजा फिर से खुल गया। लिली जेम्स! वो मुड़ा और हैरानी से लिली जेम्स को देखने लगा। वैसे वो वापस क्यों आई? गुस्से में भरी लिली जेम्स मुझसे बदला लेने के लिए किसी हथियार का इस्तेमाल तो नहीं करेगी, है ना? मयंक भाटिया का गला कांप उठा और उसने सावधानी से लिली जेम्स की ओर देखा। उसे पता नहीं था कि लिली जेम्स जैसी स्वाभिमानी लड़की बीमार है या नहीं। सावधानी बरतना ही बेहतर था। वो ब्रदर चेंग के मार्ग का अनुसरण नहीं कर सका। मयंक भाटिया, तुम अभी भी क्यों खा रही हो? जब लिली जेम्स लग्जरी रेस्तरां में वापस लौटी तो उसने मूल रूप से मयंक भाटिया को गेम डिस्क देकर उससे संबंध समाप्त करने की योजना बनाई थी। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, उसने गलती से मयंक भाटिया को कोने में बैठकर स्टेक खाते हुए देख लिया। वह चौंक गई और दौड़कर मयंक भाटिया के हाथ से प्लेट छीन ली। भौं चढ़ाकर बोली, क्या तुम बेवकूफ हो? यह बहुत ही घिनौना है, इसे फेंक दो। फिर भी क्यों खा रहे हो? नहीं, मुझे तो ये स्वादिष्ट लगता है। मयंक भाटिया को अभी भी पश्चाताप न करते देख लिली जेम्स ने निराशा का भाव दिखाते हुए ठंडे लहजे में पूछा, तुम अब भी मुझसे झूठ बोलना चाहते हो? मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। मयंक भाटिया ने सिर हिलाया, आह भरी और खड़ा हो गया। उसने अपने सामने थाली पकड़े हुए लिली जेम्स की ओर देखा और ईमानदारी से कहा, सचमुच स्वाद से तो ये एक घिनौना स्टेक है। यहां तक कि एक सुअर भी इसे पसंद नहीं करेगा। यह स्पष्ट रूप से मीडियम रेयर स्टेक है, लेकिन इसका स्वाद अधपके या कच्चे स्टेक से भी बदतर है। तो फिर तुम इसे क्यों खा रहे हो? लिली जेम्स ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम्हें मुझसे इस तरह झूठ बोलने में मजा आता है क्योंकि मैं खुद स्टेक नहीं खा रहा हूं? मयंक भाटिया ने प्लेट में रखे स्टेक पर एक नजर डाली और हमेशा की तरह उसमें कोई रंग, सुगंध या स्वाद नहीं था। सिस्टम के मूल्यांकन में इस स्टेक को कोई स्कोर भी नहीं दिया गया था। हालांकि मयंक भाटिया ने इस स्टेक को एक अलग कारण से खाया था। लिली जेम्स को देखते हुए मयंक भाटिया ने ईमानदारी से कहा, इसके बजाय मैं स्टेक इसलिए खा रहा हूं क्योंकि मैं आपकी मेहनत का फल खा रहा हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि आपने कड़ी मेहनत की है और आपके इरादे स्पष्ट रूप से व्यक्त किए गए हैं, इसलिए मेरी राय में यह स्टेक दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन है।
इतना कहते ही मयंक भाटिया ने बचा हुआ स्टेक उठाया और लिली जेम्स के सामने उसे अपने मुंह में डाल लिया। वास्तव में शुरू से ही अगर ये लिली जेम्स की कड़ी मेहनत का नतीजा नहीं होता तो वो इस घिनौने स्टेक को नहीं खाता। जब लिली जेम्स ने मयंक भाटिया को मुड़कर रसोई की ओर जाते देखा तो आखिरकार उसे होश आया। उसे याद आया कि मयंक भाटिया इतने समय से चुपचाप उसके खराब खाने को सह रही थी और उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। कुछ देर सोचने के बाद लिली जेम्स ने अपना सिर नीचे किया और मयंक भाटिया से पहले ही रसोई के दरवाजे की ओर तेजी से चली गई। मयंक भाटिया अचानक रुक गया और लिली जेम्स की ओर देखने लगा, जो सिर झुकाए उसके सामने खड़ी थी। ये लड़की अभी भी गुस्से में तो नहीं होगी, है ना? हालांकि वह घमंडी थी, लेकिन इसकी भी एक सीमा होनी चाहिए, है ना? हालांकि मयंक भाटिया को जल्द ही एहसास हो गया कि उसने वास्तव में लिली जेम्स को गलत समझा था। लिली जेम्स ने अपना सिर उठाया और नम आंखों से उसकी ओर देखा। उसके गाल लाल हो गए थे और उसने अपने स्कर्ट के किनारों को कसकर पकड़ रखा था। वो हकलाते हुए बोली, मयंक भाटिया, मुझे स्टेक उठाने में आपकी मदद करने दीजिए। मैंने अभी देखा कि आप स्कूल तक रेड मीट ढोते ढोते कितने थक गए हैं। अगर आप इतने थक गए तो खानपान विभाग की जस्मिन इसे अकेले नहीं संभाल पाएगी। लिली जेम्स के किताबी घमंड को देखकर मयंक भाटिया हंस पड़ी। मयंक भाटिया यह भी समझ गया था कि अभिमानी लिली जेम्स के लिए सीधे माफी मांगना लगभग असंभव था। अगर वह ऐसा कर पाती तो इसका मतलब यह होता कि उसने अभी अभी हुई घटना को भुला दिया है और उससे बहुत गंभीरता से माफी मांग रही है। ठीक है, तो बाकी सामग्री तैयार करने में मेरी मदद करो। क्योंकि लिली जेम्स ने मदद करने का फैसला कर लिया था, इसलिए मयंक भाटिया ने मना नहीं किया। उसे बस आंच को नियंत्रित करना था और स्टेक को तलना था। जहां तक सामग्री की बात है, लिली जेम्स से तैयार करवाने में कोई हर्ज नहीं था। स्टेक बनाने के लिए आवश्यक सामग्री के बारे में लिली जेम्स को बताने के बाद लिली जेम्स तुरंत उत्साह से रसोई में गई और काम में जुट गई। यह देखकर मयंक भाटिया ने कुशलतापूर्वक रेड मीट को कई बड़े टुकड़ों में काट दिया। लिली जेम्स द्वारा सामग्री तैयार करने के बाद उसने काली मिर्च डाली और टेप्पानिया की विधि का उपयोग करके गवर्नमेंट विभाग में स्टेक को तलना शुरू कर दिया। उस खाद्य विभाग की एकमात्र अच्छी बात यह थी कि जस्मिन को खाना बनाना बहुत पसंद था और वो हर तरह के रसोई के बर्तन खरीदती थी। कभी ऐसी स्थिति नहीं आई जब सामग्री या बर्तनों की कमी के कारण वो खाना न बना पाई हो। स्टेक तलते समय मयंक भाटिया ने वो औषधि मिला दी जो हत्सुने ने उसे पिछली बार दी थी। जैसे ही उसने थोड़ी सी औषधि मिलाई, ये 5 कोबे रेड मीट की सुगंध तुरंत फैल गई। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। लिली जेम्स ने अपनी लार निगली और आश्चर्य से पूछा। लिली जेम्स की प्रतिक्रिया देखकर मयंक भाटिया ने संतुष्टि भरी मुस्कान दी। उसने स्टेक को मेज पर रखा और लिली जेम्स की ओर मुस्कुराते हुए कहा, बन गया। भोजन का आनंद ले। क्या तुम खाना नहीं खाओगे? मयंक की मेज पर कुछ भी न देखकर लिली जेम्स ने आश्चर्य से पूछा। मुझे भूख नहीं है। मयंक भाटिया ने आंखें घुमाई। उसने अभी अभी तुम्हारे बना हुए स्टेक का बहुत सारा हिस्सा खा लिया। हालांकि वह स्वादिष्ट नहीं था, लेकिन उसका पेट पूरी तरह भर गया था। अब अगर तुम उसके लिए स्वाद वाला स्टेक भी बनाओगी तो भी वो उसे नहीं खा पाएगा, तो मैं औपचारिकता नहीं निभाऊंगा। लिली जेम्स ने प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं खाने जा रही हूं। फिर उसने चाकू से स्टेक का एक छोटा टुकड़ा काटा और कांटे से उसे उठा लिया। उसने सुबह नाश्ता नहीं किया था। जब उसने मयंक भाटिया द्वारा अभी अभी तले गए सुनहरे रंग के स्टेक को देखा तो उसे खाने की बहुत इच्छा हुई। मयंक भाटिया की सहमति देखकर उसने सीधे स्टेक अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही स्टेक उसके मुंह में गया, रेड मीट का गर्म रस उसके मुंह में फैल गया और लगभग तुरंत ही उसकी स्वाद कलियों को भर गया। लिली जेम्स वहीं अचंभित रह गई। रेड मीट के बाहरी भाग से लहसुन की महक आ रही थी, जिसने रेड मीट की दुर्गंध को पूरी तरह से दूर कर दिया।
इसके अलावा रेड मीट में भिगोई हुई थाइम की खुशबू, साथ ही मांस की सैकड़ों सुगंधे और तेज आंच पर तले हुए स्टेक में इस्तेमाल किए गए बेहतरीन गुणवत्ता वाले रेड मीट का अनूठा स्वाद उसके पूरे शरीर में फैल गया। इस अद्भुत अनुभूति में लिली जेम्स ने अपने कामुक होंठ खोल दिए और एक कोमल आह भरी। उसके सीधे और पतले पैर, जिन पर एक सफेद और कोमल पूर्ण अधिकार था, अनायास ही आगे पीछे रगड़ने लगे। नहीं, मैं अब और नहीं खा सकती, ये बहुत बुरा हो जाएगा। ओह, लेकिन मैं अपने शरीर पर बिल्कुल भी नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रही हूं? लिली जेम्स का चेहरा लाल हो गया था और वह लगातार हाँफ रही थी। अपनी शेष चेतना में उसने प्रतिरोध करते हुए अपना सिर जोर से हिलाया, हालांकि उसका शरीर उसके वश में नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे खींच रहा हो। कांपते हुए उसने मांस का एक टुकड़ा काटा और उसे अपने मुंह में डाल लिया। और जैसे ही उसने ये टुकड़ा खाया, रेड मीट के लजीज स्वाद ने उसकी बची खुची प्रतिरोधक क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसका पूरा शरीर पल भर में रेड मीट के लजीज स्वाद में डूब गया। इस समय लिली जेम्स को ऐसा लग रहा था मानो वह अब किसी लजीज रेस्तरां में नहीं है, बल्कि वह एक अंतहीन घास के मैदान में नग्न खड़ी है। इस तरह का एहसास बेहद शर्मनाक था। घास के मैदान में लाल चेहरे के साथ खड़ी मयंक की ओर अनगिनत कोबे गाय दौड़ पड़ी, जिनका चेहरा मयंक के चेहरे जैसा ही था। फिर उन्होंने पूरी ताकत से उसे अपने शरीर के नीचे दबा लिया और अपनी खुरदरी जीभें बाहर निकालकर उसके शरीर के हर हिस्से को चाटने लगी। अरे, इधर मत आओ, वहां मत चाटो, वहां नहीं चाट सकते, तुम मुझे बिगाड़ दोगे, हे मयंक भाटिया, बेवकूफ, बेवकूफ। टेबल के दूसरी तरफ बैठे मयंक भाटिया ने लिली जेम्स को देखा, जो हांफते हुए लगभग झुककर कांटा पकड़े हुए थी, और उसका विशिष्ट घमंडी स्वभाव उसे बहुत भा रहा था। मयंक भाटिया के होठों के कोने पर एक शरारती मुस्कान आ गई। हम्फ, क्या तुम अभी बहुत घमंडी नहीं लग रहे थे? क्या आपको लगा था कि मेरा 95 पॉइंट्स वाला सबवे स्टेक मौजूद ही नहीं था? फिर मैं खाने की शक्ति का इस्तेमाल करके तुम्हें मेरे लिए कौन कर गाने पर मजबूर कर दूंगा। मयंक भाटिया, तुम्हारा ये रेड मीट। काफी देर बाद लिली जेम्स धीरे धीरे भ्रम से बाहर आई। मयंक भाटिया को देखकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने धीरे से पूछा, ये 5 ग्रेड का कोबे रेड मीट है जिसे जस्मिन ने खरीदा था। मयंक भाटिया ने मुस्कुराते हुए परिचय दिया। ए 5 ग्रेड कोबे रेड मीट? लिली जेम्स के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। वह स्वाभाविक रूप से ए 5 ग्रेड कोबे रेड मीट की कीमत समझती थी। ये रेड मीट केवल कुछ खास हस्तियों द्वारा ही कभी कभार खाया जाता था। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मयंक भाटिया दुनिया का सबसे स्वादिष्ट स्टेक बनाने के लिए कीमती ए 5 ग्रेड कोबे रेड मीट का इस्तेमाल करने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। ये सोचकर उसके दिल में एक अलग ही गर्माहट सी महसूस हुई। लेकिन जैसे ही वह स्टेक का एक और टुकड़ा काटने वाली थी, मयंक भाटिया ने अचानक प्लेट उठा ली। तुम क्या कर रहे हो? लिली जेम्स ने तुरंत मयंक भाटिया को गुस्से से घूरा। उसने अभी अभी स्टेक का एक टुकड़ा खाया था और उसे अभी भी पर्याप्त भोजन नहीं मिला था। क्या आप ये चाहते हैं? मयंक भाटिया को कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने एक हाथ में थाली पकड़ी हुई थी। चूंकि लिली जेम्स की लंबाई कम थी, इसलिए वो उसके हाथ से थाली छीन नहीं सकी। कुर्सी पर शरीर मरोड़ती हुई लिली जेम्स को देखकर वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जी हां, मुझे दे दो। स्टेक न मिलने पर लिली जेम्स का चेहरा लाल हो गया और उसके लाल होंठ थोड़े से खुल गए। सिर्फ ये वाक्य कहते ही लिली जेम्स को मन ही मन पछतावा हुआ। हालांकि लिली जेम्स ये कहना नहीं चाहती थी, लेकिन जब उसने मयंक भाटिया के हाथ में स्टेक देखा तो उसके मन में एक अनचाहा विचार आया। इसके साथ ही उस लाजवाब स्वाद ने उसे खुद पर काबू रखने से रोक नहीं पाया। तो फिर मेरे 100 फ्लेवर स्टेक के बारे में आपका क्या ख्याल है? लिली जेम्स की ओर देखते हुए मयंक भाटिया ने अपनी भौहें उठाई और मजाक किया।
100 फ्लेवर वाला स्टेक। लिली जेम्स की आंखें चौड़ी हो गई। पता चला कि इस व्यंजन का नाम 100 फ्लेवर स्टेक था। यह अब तक का सबसे बेहतरीन स्टेक है जो मैंने खाया है। अगर मुझे इसे रेटिंग देनी हो तो यह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट स्टेक होगा। लिली जेम्स लगभग अपने मन के विचार कहने से खुद को रोक नहीं पाई। लिली जेम्स खुद को रोक नहीं पाई और बोली, तो मैं ये सब आप पर छोड़ देता हूं। यह जवाब सुनकर मयंक भाटिया संतुष्टि से मुस्कुरा उठी। जापान का वार्षिक खाद्य महोत्सव आधिकारिक तौर पर 3 दिनों में शुरू हो गया है, लेकिन इस वर्ष के खाद्य महोत्सव में खाना पकाने की प्रतियोगिता का एक नया अध्याय जोड़ा गया है, जिसके कारण अनगिनत पाक कला के दिग्गज टोक्यो की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मयंक भाटिया के विचार में यह फूड फेस्टिवल प्रतियोगिता हिमा के प्यार के बराबर थी। रहना, चूंकि प्रतियोगिता में केवल एक ही शेफ जीत सकता था, इसलिए इस साल का फूड फेस्टिवल पिछले वर्षों की तुलना में अधिक जीवंत था। इस पाक कला प्रतियोगिता में भाग लेने आए सभी दिग्गज कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहते थे और पाक कला की दुनिया में सितारे बनना चाहते थे। खाना पकाने की प्रतियोगिता के स्थान का नक्शा याद करते हुए जो उन्होंने पहले देखा था, उन्हें याद आया कि यह प्रतियोगिता टोक्यो में आयोजित की गई थी। हैरानी की बात यह थी कि यह स्थान प्रसिद्ध संस्कार गवर्नमेंट अकादमी से ज्यादा दूर नहीं था, जहां प्रतिभाशाली लोग इकट्ठा होते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि उनमें से अधिकांश डीपीएस के छात्र थे? उन्हें नहीं पता था कि पौराणिक संस्कार 10 टैलेंट्स प्रकट होंगे या नहीं। लेकिन जस्मिन के स्विमसूट के लिए, चाहे आप 10 उत्कृष्ट युवाओं में से एक हों या नहीं, इस फूड फेस्टिवल में पहला स्थान पाने के लिए मयंक भाटिया को आपको हराना ही था। स्विमसूट एक पवित्र और अलंघनीय वस्तु थी जो नई दुनिया के समकक्ष थी। पिछली बार जब उसके मन में इस तरह की मानसिकता आई थी, तब मयंक भाटिया एफजीओ में स्विमसूट बना रही थी। वह स्विमसूट पहने आहाना का चित्र बनाने के लिए बेताब थी, लेकिन दुर्भाग्य से उस दुनिया में एफजीओ का तीरंदाज आहाना गायब हो गया था। लेकिन इस दुनिया में एक नियम था, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे जस्मिन का स्विमसूट देखना ही था। हालांकि इन दिनों मायरा कभी कभी उससे साहसपूर्वक बात कर लेता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद मायरा उसके साथ यात्रा करने को तैयार होगा या नहीं। ऐसा ही हो। इस स्थिति में मयंक भाटिया केवल आ भरकर लिली जेम्स से उधार ली गई साइकिल पर सवार होकर तेजी से अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। उन्होंने ट्राम के बजाय साइकिल से कार्यक्रम स्थल तक जाने का विकल्प इसलिए चुना क्योंकि खाद्य महोत्सव के लिए पंजीकरण आज समाप्त हो रहा था। दुनिया भर के कई पाक कला के उस्तादों ने आज आने का फैसला किया था। टोक्यो में भी, जहां वैसे तो ज्यादा ट्रैफिक जाम नहीं था, आज लगभग सभी कारें सड़क पर फंसी हुई थी और ट्राम में तो बहुत ज्यादा भीड़ होने की आशंका है। सड़क पर जाम देखकर साइकिल चला रहे मयंक भाटिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आपके पास चाहे किसी भी तरह की कार हो, आप मेरी साइकिल की गति को मात नहीं दे सकते। ढलान से नीचे उतरते हुए गर्मी की हवा ने मयंक भाटिया के चेहरे और बालों को छू लिया, जिससे वो ऊर्जा से भर गया। मयंक भाटिया हंस पड़ी। इस जीवन में मैं बिना चप्पू के नाव चला सकता हूं, मैं बिना हवा के नाव चला सकता हूं, क्योंकि मेरा पूरा जीवन लहरों पर निर्भर करता है। हालांकि मयंक भाटिया ने अनगिनत मशहूर कारों को पीछे छोड़ दिया था और वो फूड फेस्टिवल के रजिस्ट्रेशन एरिया में सबसे पहले पहुंचा था, लेकिन वहां पहुंचते ही वो अचंभित रह गया। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया था। अकुया ने सुबह नए कपड़े बदले और मायरा के अंडरवियर धोए। इस वजह से वह अपना बटुआ मेज पर ही भूल गई और जाते समय उसे अपने साथ ले जाना भूल गई। हाँ, ये सब हत्सुने की गलती है। मुझे याद न दिलाने की गलती उसी की है। मयंक भाटिया अवाक रह गया। सौभाग्य से आज फूड फेस्टिवल के लिए रजिस्ट्रेशन का दिन था, इसलिए अगर वह पैसे न भी लाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज ट्रैफिक जाम था, इसलिए मिस मिंगरीनाई, जिनके पास उन्हें लेने के लिए कार थी, उन्हें देर हो सकती है।
जस्मिन को संदेश भेजने ही वाला मयंक भाटिया भी हैरान रह गया, क्योंकि वह अपना बटुआ और फोन मेज पर रखना भूल गया था। छोड़ो इसे, मैं पहले जाकर पंजीकरण करा लूंगी और पंजीकरण क्षेत्र में जस्मिन का इंतजार करूंगी। अपने सामने खड़ी उस भव्य इमारत को देखकर, जो लगभग यूटीएक्स अकादमी जितनी ऊंची थी, मयंक भाटिया इस पाक कला प्रतियोगिता के पैमाने पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसने जल्दी से साइकिल को दरवाजे के सामने बांध दिया और इमारत के एक तरफ बने अपेक्षाकृत छोटे कमरे में आ गया। उसे लगा कि वह जल्दी आ गया है, लेकिन जब वह कमरे में पहुंचा तो मयंक भाटिया को एहसास हुआ कि इस बार पंजीकृत शेफ की संख्या बहुत अधिक थी। यहां हर तरह के लोग जमा थे। युवा लोग उसकी तरह हाई स्कूल के छात्रों जैसे दिख रहे थे, जबकि बड़े लोगों के बाल सफेद थे और चेहरे पर झुर्रियां थी, जिससे वे 70 या 80 वर्ष के लग रहे थे। बेशक मयंक भाटिया को सबसे ज्यादा सतर्क रहने वाले लोग युवा और वृद्ध थे, क्योंकि डीपीएस एक हाई स्कूल का छात्र था, इसलिए हाई स्कूल के छात्रों को कम नहीं आंका जा सकता था। उदाहरण के लिए एकोरस कागुरा के अनुसार कुछ सबसे ज्यादा बिकने वाले लाइट नॉवेल काशिको और कियानशो मुरामासा दोनों ही हाई स्कूल के छात्र थे। इस दुनिया के हाई स्कूल के छात्र बहुत डरावने थे। जहां तक इस बात का सवाल है कि वयस्क लोग डरावने क्यों नहीं थे। खांसी आप सब जानते ही हैं। वे सभी फिल्म देखने गए। जहां तक 70-80 वर्ष की आयु के उन बुजुर्गों की बात है जो खाना पकाने की प्रतियोगिता में भाग ले सकते थे, वे शायद एकांत में रहने वाले पुराने रसोइये थे। इस बारे में सोचते हुए उसे सावधान रहना होगा। जहां तक मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों की बात है, इस बारे में गहराई से सोचने के बाद उसे सावधान भी रहना पड़ा। वे शायद डीपीएस से स्नातक हुए 10 महान विद्वान थे, लेकिन अब वे बूढ़े हो चुके थे। एमएमपी इस तरह से सोचने पर फूड फेस्टिवल वाकई डरावना था। तुलना करने का कोई तरीका ही नहीं था। शहर जाल से भरा हुआ था। क्या अब उसके लिए घर लौटना बहुत देर हो चुकी थी? 1 घंटे से अधिक इंतजार करने के बाद जब मयंक भाटिया को नींद आने ही वाली थी, आखिरकार उसकी बारी आ गई। क्या आप फूड फेस्टिवल की कुकिंग प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण करा रहे हैं? मयंक भाटिया खिड़की तक गई और कर्मचारी ने बिना सिर उठाए ही पूछा। हां, मयंक भाटिया ने सिर हिलाया। इसमें भरो। कर्मचारी का व्यवहार स्पष्टवादी था और उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। उसने खिड़की से एक A4 साइज का कागज बाहर निकाला जिस पर कुछ अनिवार्य विकल्प लिखे थे। संभवतः इसमें नाम, आयु, पहचान संख्या, पता, ईमेल और अन्य आवश्यक प्रश्न शामिल थे। मयंक भाटिया ने कुशलतापूर्वक एक-एक करके सभी जानकारी भर दी। पंजीकरण सूची को देखकर कर्मचारी ने संतुष्टि से सिर हिलाया। फिर मयंक भाटिया की उत्सुक निगाहों के सामने उसने मयंक भाटिया की ओर हाथ बढ़ाया। जानकारी तैयार है। पंजीकरण शुल्क 50,000 रुपये है। हाँ, मयंक भाटिया दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे पंजीकरण के लिए भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन अगर पैसा होता तो ठीक था। दरअसल ये 50,000 रुपये था। 50,000 रुपये, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? मयंक भाटिया ने भौहें चढ़ाकर पूछने से खुद को नहीं रोका। हालांकि उनके खाद्य विभाग ने एक दिन में काफी पैसा कमाया, लेकिन मयंक भाटिया ये भी समझते थे कि 50,000 रुपये कुछ लोगों के लिए 1 महीने के वेतन के बराबर था। सर, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हम नियमों के अनुसार शुल्क लेते हैं। ये बच्चों का खेल का मैदान नहीं है। हालांकि कर्मचारी के शब्द विनम्र लग रहे थे, लेकिन वास्तव में वे बहुत कठोर थे। मयंक भाटिया के मन में शायद यही बात थी कि उसके पास 50,000 रुपये भी नहीं थे और वह फूड फेस्टिवल में हिस्सा लेना चाहता था। बच्चों को घर जाकर खेलना चाहिए। मैं वास्तव में खाना पकाने की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूं। पैसे लाना भूल जाने के कारण तिरस्कृत होने पर मयंक भाटिया अवाक रह गई और कुछ बोल नहीं सकी। तो फिर आपका खाना पकाने का स्तर क्या है? संभवतः संस्कार की 10 प्रतिभाओं के समकक्ष।
कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद मयंक भाटिया ने सच बताया। हालांकि वह संस्कार के 10 उत्कृष्ट रसोइयों की ताकत नहीं जानता था, लेकिन मयंक भाटिया को लगा कि 5वें स्तर पर पहुंचने के बाद वह उनसे कमजोर नहीं होना चाहिए। हाँ, यह सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग चौंक गए। यहां तक कि कर्मचारी भी खड़े हो गए और मयंक भाटिया को बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए पूछा, तो क्या आपके पास डीपीएस द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र है? जैसे ही यह कहा गया, सबकी निगाहें मयंक भाटिया की ओर मुड़ गई। नहीं, मयंक भाटिया ने सिर हिलाया। आप? कर्मचारी ने आंखें घुमाई। इस बार उसने मयंक भाटिया को पूरी तरह से मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति मान लिया। उसने सामने वाली इमारत की ओर इशारा करते हुए कहा, सर, ऐसे कई शेफ जो अपनी प्रतिभा दिखाना नहीं चाहते और जिनके पास भाग लेने के लिए पैसे नहीं हैं। उनसे बचने के लिए हमने एक ऐसा मंच बनाया है जहां हम खाना पकाने के स्तर का मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि व्यंजन को भी ग्रेड या उससे ऊपर का ग्रेड मिलता है तो आप यहां मुफ्त में पंजीकरण करा सकते हैं और प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ये कहने के बाद कर्मचारियों ने पीछे की ओर इशारा किया और जिन लोगों ने पंजीकरण कराया था वे तुरंत आगे बढ़ गए और मयंक भाटिया को लाइन से बाहर धकेल दिया। मयंक भाटिया को फिर से सामने वाली इमारत में जाना पड़ा। आखिर साइकिल से घर जाने में 2 घंटे लग जाते। जब तक बहुत जरूरी न हो, वो वापस जाना नहीं चाहता था। मयंक भाटिया को आश्चर्य हुआ कि मूल्यांकन भवन में भी कई लोग आए थे। 1 और घंटे तक कतार में लगने के बाद आखिरकार मयंक भाटिया का समूह फिर से आ गया। मयंक भाटिया ने चारों ओर नजर डाली। इस समूह में लगभग 30 लोग थे और उन सभी ने खाना पकाने के लिए एक एक काउंटर ढूंढ लिया। यह स्वाभाविक था कि शेफ के खाना पकाने के स्तर का मूल्यांकन एक साथ किया जाए। आखिरकार एक व्यक्ति द्वारा एक बार में मूल्यांकन करना बहुत धीमा काम था। खाना पकाने का मूल्यांकन। बेशक उससे पहले उसे फॉर्म भरने के लिए काउंटर पर जाना पड़ा। जब वो खिड़की के पास आया तो कर्मचारियों ने बिना ऊपर देखे ही उससे पूछा, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार पंजीकरण कराने वाले कर्मचारियों ने पूछा था। हां, मयंक भाटिया ने सिर हिलाया। क्या आप कोई सामग्री लाए हैं? कर्मचारी ने धीमी आवाज में पूछा। नहीं। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद कर्मचारी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। सामग्री की कीमत 10,000 रुपए है। आज से अगले 3 दिनों तक प्रतिदिन एक अध्याय होगा और फिर यह वापस 2 या 3 अध्यायों पर लौट आएगा। ऐसा इसलिए नहीं है कि सिल्वर फ्लैश के पास कुछ काम है, नहीं इसलिए कि सिल्वर फ्लैश व्यस्त है। इसका कारण यह है कि फूड फेस्टिवल की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। वो हर सुबह बस कुछ देर के लिए ही इसके बारे में सोचता है और रात में लिखे जाने वाले उपन्यास में उत्साह की कमी दिखती है। जिन लोगों ने ये किताब पढ़ी है वे समझ जाएंगे कि सिल्वर फ्लैश द्वारा कथानक का वर्णन बहुत ही खराब है। सिल्वर फ्लैश की खामी कथानक की संरचना में निहित है। लेकिन इस बार मैं फूड फेस्टिवल प्रतियोगिता को अच्छे से लिखना चाहता हूं। मैं कोई उबाऊ कहानी नहीं लिखना चाहता, लेकिन सोचने का समय बहुत कम है। मुझे एनीमे से सामग्री इकट्ठा करनी है, इसलिए कृपया मुझे सोचने के लिए थोड़ा और समय दें। ठीक है? पिछली बार लिली जेम्स वाली घटना की तरह ही सिल्वर फ्लैश ने शुरू में लिली जेम्स के साथ एक छोटा सा विवाद करने का फैसला किया और फिर लिली जेम्स के शेफ के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बाद जीत हासिल करने की योजना बनाई। लेकिन कथानक बहुत जल्दबाजी में लिखा गया था, इसलिए उन्होंने इसे नहीं लिखा। फूड फेस्टिवल की पूरी कहानी सोचने के लिए समय बहुत कम है। मुझे डर है कि कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए और मैं इसे लिख न पाऊं। मशहूर लजीज व्यंजन पर आधारित एनीमे द स्पिरिट ऑफ ईटिंग हेल्बर और ए टेस्ट ऑफ चाइना की तरह मेरा मानना है कि मूल लेखक 1 या 2 दिन में कोई व्यंजन नहीं बना सकते। इसलिए सिल्वर फ्लैश इन 3 दिनों का उपयोग फूड फेस्टिवल प्रतियोगिता की उचित योजना बनाने के साथ साथ लव्स हिमा की आगामी कहानी और सेनपाई के आगमन की योजना बनाने के लिए करना चाहता है। मेरे विचार से नन्हे दोस्तों को सहमत होना चाहिए। आखिर नन्हे दोस्त भी तो एक रोमांचक कहानी देखना चाहते हैं और
और और और अगर आप कुछ नहीं कहते हैं तो मैं मान लूंगा कि आप सहमत हैं। सिल्वर फ्लैश, सहमत हैं? छोटे दोस्तों, सहमत है। सिल्वर फ्लैश, ठीक है। आमतौर पर मैं कभी भी दूसरों से उन चीजों के लिए नहीं पूछता जो मैं खुद कर सकता हूं। मजेदार। अच्छा, क्या ऐसी कोई सामग्री है जिसके लिए पैसे की जरूरत नहीं होती? अपने सामने मौजूद कर्मचारियों को देखकर मयंक भाटिया हिचकिचाया और झिझकते हुए अजीब तरह से पूछा, क्या आप बिना पैसे के खाना बनाना चाहते हैं? कर्मचारियों ने भौहें चढ़ाई और चुप हो गए। कर्मचारियों के हाव भाव देखकर मयंक भाटिया समझ गया कि इस मामले को संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। लगता है मुझे पैसे लेने के लिए अभी भी घर जाना पड़ेगा। फिलहाल दो विकल्प हैं। एक तो जस्मिन के आने का इंतजार करना और उससे पैसे उधार लेना। मयंक भाटिया के स्वभाव के कारण वो पैसे मांगने में झिझकता है। दूसरा विकल्प यह है कि आप 2 घंटे साइकिल चलाकर वापस घर आ जाएं। ये बहुत थका देने वाला है। इसके अलावा आने जाने में 4 घंटे से अधिक समय लग जाता है। उसे यह भी नहीं पता कि पंजीकरण कब बंद होगा। मित्र, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको कोई कठिनाई आई है? मयंक भाटिया गहरी सोच में डूबा हुआ था कि तभी उसके पीछे से एक मधुर आवाज आई। मयंक भाटिया ने मुड़कर देखा तो उसे एक आकर्षक व्यक्ति शानदार सूट पहने हुए दिखाई दिया। उसके बाल करीने से कंघी किए हुए थे और पीले रंग से रंगे हुए थे। उसके पीले बालों में न सिर्फ किसी गैंगस्टर की क्रूर भावना नहीं थी, बल्कि वह टीवी पर किसी आदर्श व्यक्ति की तरह दिखता था, जिससे लोगों को एक बहुत ही सौम्य अनुभूति होती थी। वो उसके पीछे खड़ा था और मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। माफ कीजिए, क्या मैंने आपका समय बर्बाद किया? अपने सामने मुस्कुराते हुए लड़के को देखकर मयंक भाटिया ने क्षमा मांगते हुए पूछा। मयंक भाटिया भी समझ गया। आखिर पंजीकरण के लिए 3 खिड़कियां होने के बावजूद उसने इस खिड़की को अवरुद्ध कर दिया था। उसके पीछे खड़े लोग पहले पंजीकरण नहीं करा सकते। स्वाभाविक रूप से वे कुछ न कुछ सवाल जरूर पूछेंगे। आपका स्वागत है। वैसे भी मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। पीले बालों वाले लड़के ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और फिर मयंक भाटिया से पूछा, दोस्त, मुझे लगता है कि तुमने यहां पंजीकरण नहीं कराया है। तुम्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, है ना? सामने खड़ा लड़का काफी सकारात्मक संकेत दे रहा था। मयंक भाटिया ने आ भरकर उसे बताया कि वो पैसे लाना भूल गया था। मयंक भाटिया के बारे में सुनकर सुनहरे बालों वाला लड़का मुस्कुराया। तो बात ऐसी है, मैं भी अक्सर पैसे लाना भूल जाता हूं। पंजीकरण शुल्क तो सिर्फ 10,000 रुपए है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो मैं पहले आपके लिए भुगतान कर देता हूं। क्या मैं? मयंक भाटिया स्तब्ध रह गई। आज के युग में, जहां केवल कंबल ही कुछ हद तक गर्माहट प्रदान कर सकते हैं, ऐसे में किसी अजनबी की मदद करने के लिए किसी व्यक्ति का इच्छुक होना दुर्लभ था। मयंक भाटिया को नहीं लगता था कि वह ऐसा कर सकता है। लेकिन क्या यहां आने वाले सभी लोग अपंजीकृत नहीं हैं? 10,000 रुपए आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे, है ना? मयंक भाटिया ने आश्चर्य से पूछा। अभी कुछ देर पहले तक उन्हें यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि सीधे पंजीकरण की फीस 50,000 रुपए थी। यहां ये केवल 10,000 रुपए थी। हालांकि ये कहीं अधिक झंझट भरा था। उन्हें अपने व्यंजन स्वयं बनाने थे और बी ग्रेड या उससे ऊपर का मूल्यांकन प्राप्त करना था। इससे अप्रत्यक्ष रूप से यह भी पता चलता है कि यहां आने वाले लोग वे थे जो पंजीकरण कराने का खर्च वहन नहीं कर सकते थे। हालांकि इस व्यक्ति ने पंजीकरण कराने के बाद उसे 10,000 युआन दे दिए। यह थोड़ा अविश्वसनीय था। ओह, किसने कहा कि यहां आने वाला हर कोई गरीब होता है? मयंक भाटिया की बातें सुनकर सुनहरे बालों वाले लड़के के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। उसने अपना बटुआ वापस रख लिया और पूछा, वैसे दोस्त, मेरा परिवार नागोया के सातो रेस्टोरेंट ग्रुप से है। मेरा नाम सतपाल है। आपका क्या नाम है? बहुत शक्तिशाली।
मयंक भाटिया को उम्मीद नहीं थी कि ये गोरा युवक नागोया रेस्टोरेंट ग्रुप से होगा। वह सचमुच हैरान रह गया और उसने बताया, मैं आपसे अलग हूं। मैं गैस्ट्रोनॉमी विभाग से हूं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? क्या भारत में ऐसी कोई जगह है? सतपाल ने भौहें चढ़ा ली। मयंक भाटिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह स्कूल का गैस्ट्रोनॉमी विभाग है। भाड़ में जाओ। मुझे लगा था कि आप एक नेक नौजवान हैं। आप जैसे तुच्छ व्यक्ति को मुझसे बात करने का क्या अधिकार है? तुम्हारे जैसे गंवार को वापस जाकर खाना पकाने का अभ्यास करना चाहिए। लगभग पल भर में ही सतपाल का चेहरा उदास हो गया और उसने मयंक भाटिया को लात मार दी। मयंक भाटिया चौंक गया। उसने झट से अपना शरीर एक तरफ झुका लिया। उसके झुकने से खिड़की के नीचे की दीवार सतपाल के सामने आ गई। बल चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह समय रहते पीछे नहीं हट सका। उसका बायां पैर जोर से टकराते हुए सीधे फ्रंट डेस्क की दीवार पर जा लगा। उसके पैर का अगला हिस्सा दीवार से टकराया और कचा की आवाज आई। सतपाल दर्द से चीख उठा। क्या उसने इस किक में इतनी ताकत का इस्तेमाल किया? दर्द से झुके हुए सतपाल को देखकर मयंक भाटिया ने भौहें चढ़ा ली। उसे अभी अभी हुई घटना समझ में आई। दरअसल सतपाल को लगा कि वह एक कुलीन परिवार से है, इसलिए वह उसे पैसे उधार देना चाहता था। जब उसे अपनी असली पहचान पता चली तो उसके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। उन्हें कहना पड़ा कि इतना नेक बच्चा वास्तव में लोगों का सम्मान करना नहीं जानता। लेकिन भला वो किसी को बेवजह लात मारने कैसे दे सकता था? उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए तेजी से आगे बढ़कर दर्द से कराह रहे युवक की गर्दन पकड़ ली। अपने शरीर को 2 बार मजबूत करने के बाद उसकी ताकत बेमिसाल थी। उसकी ताकत के आगे सतपाल बिल्कुल भी टिक नहीं पाया। फिर मयंक भाटिया ने सीधे अपना पैर उठाया और उसके उस घायल हिस्से पर रख दिया जिससे उसने अभी अभी दीवार पर लात मारी थी। वो अचानक दर्द से फिर चीख उठा। उसके डरे हुए चेहरे को देखकर मयंक भाटिया ने ठंडे लहजे में कहा, आज तुम्हारी नजरों में छोटे से शौकीन मयंक भाटिया तुम्हें सबक सिखाएगा। इस समय जब सतपाल के आसपास मौजूद अंगरक्षकों ने यह दृश्य देखा तो वे सभी ठंडे चेहरों के साथ मयंक भाटिया के चारों ओर जमा हो गए। क्योंकि मयंक भाटिया और सतपाल सबसे आगे थे, इसलिए अभी अभी जो दृश्य सामने आया उसने पीछे इंतजार कर रहे रसोइयों का ध्यान आकर्षित किया। हमारे युवा स्वामी को छोड़ दो। कुल 4 अंगरक्षकों ने मयंक भाटिया को घेर लिया और ठंडे स्वर में चिल्लाने लगे, मैं उसे तुम्हें लौटा दूंगा। मयंक भाटिया ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ सातो तात्सुकी को उसी की भाषा में जवाब दिया। उसने सातो तात्सुकी की छाती पर लात मारी और उसे दूर फेंक दिया। आज वह पहले से ही गुस्से से भरा हुआ था और सतपाल ने लगभग उसे लात मार ही दी थी। मयंक भाटिया अपने दिल के गुस्से को और काबू नहीं कर सका। आप? मयंक भाटिया को उनके सामने इतना घमंडी देखकर चारों अंगरक्षकों के चेहरे अचानक बिगड़ गए। उनमें से एक जल्दी से जमीन पर गिरे सतपाल की मदद के लिए दौड़ा और फिर बाकी तीनों को आदेश दिया, तुम सब मिलकर इसे तब तक मारो जब तक ये आज का दिन न देख पाए। आदेश सुनते ही तीनों अंगरक्षकों ने तुरंत मयंक भाटिया को घेर लिया। रुकना। इसी समय दरवाजे से एक महिला की आवाज आई। मयंक भाटिया और काले वस्त्र पहने तीनों आदमी एक साथ रुक गए और पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने बैंगनी किमोनो पहने एक खूबसूरत महिला को सुरुचिपूर्ण कदमों और परिपक्व रूप के साथ दरवाजे से अंदर आते देखा। जैसे ही महिला पंजीकरण क्षेत्र में दाखिल हुई, आसपास मौजूद रसोइयों के बीच चर्चा का दौर शुरू हो गया। क्या ये इंडियन रेस्टोरेंट हिडन जी के अध्यक्ष फूड हेल्बर्ट जूरी के हिडन डेविड नहीं है? कहा जा रहा है कि वह इस फूड फेस्टिवल की जूरी की सदस्य भी होंगी। वो यहां क्यों है? क्या तुमने नहीं सुना? उन्होंने हमें इस बार के पंजीकरण के लिए रेटिंग भी दी। उसकी राय से तय होगा कि हम रुकेंगे या चले जाएंगे। अप्रत्याशित रूप से किमोनो पहने वो खूबसूरत महिला इंडियन रेस्तरां की अध्यक्ष और इस पंजीकरण की निर्णायक निकली।
मयंक भाटिया ने मन ही मन कुछ आश्चर्य के साथ सोचा। लेकिन तभी शैलेंद्र, मयंक भाटिया और काले कपड़े पहने तीनों आदमियों के सामने आ गया। उसने उन्हें ठंडे लहजे में देखते हुए फटकारा, शेफ बनकर तो तुम लोग यहां मजाक कर रहे हो। क्या तुम इस फूड फेस्टिवल में हिस्सा नहीं लेना चाहते? शैलेंद्र के बोलते ही सतपाल के चेहरे पर तुरंत डर के भाव आ गए। उसने हाथ हिलाया और सभी अंगरक्षक उसके पास लौट आए। आखिरकार उसके सामने खड़ी हिडन जी की अध्यक्ष उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थी। वही तय कर सकती थी कि वह रुके या चला जाए। चूंकि वह क्रोधित थी, इसलिए सतपाल ने स्वाभाविक रूप से मयंक भाटिया से टकराव करने की हिम्मत नहीं की। माफ कीजिए राष्ट्रपति डेविड, ये सब उस बच्चे की वजह से हुआ है। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद सतपाल तुरंत आगे बढ़ा और आक्रोश से भरे चेहरे के साथ भाले की नोक को मयंक भाटिया की ओर तान दिया। हालांकि उनका रेस्टोरेंट कमजोर नहीं था, लेकिन अगर वह एक युवा मालिक के रूप में फूड फेस्टिवल में अपने परिवार के रेस्टोरेंट को बढ़ावा देना चाहते थे, तो उन्हें यहां के नियमों का पालन करना होगा। सच कहूं तो मयंक भाटिया को लड़ना पसंद नहीं था और वह यहां लड़ना भी नहीं चाहता था, लेकिन इस आदमी ने उसकी औकात को छू लिया। एक छोटा सा लजीज भोजन विभाग, उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी जब दूसरे लोग उसके और जस्मिन द्वारा चलाए जा रहे गैस्ट्रोनॉमी विभाग को नीचा दिखाते थे। सतपाल कमजोरों को धमकाता था और बलवानों से डरता था। तभी मयंक भाटिया को समझ आया कि वह किस तरह का इंसान था। जब वह बलवानों को देखता तो वह सौम्य और शालीन होने का दिखावा करता। जब वह कमजोरों को देखता तो वह तुरंत एक कोमल जानवर में बदल जाता। हालांकि सतपाल को डेविड ने बीच में ही रोक दिया था। क्या आपको लगता है कि मुझे इसका सटीक कारण नहीं पता? शैलेंद्र ने ठंडेपन से उसकी ओर देखा और अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों को झट से वापस निगल लिया। आखिरकार अगर उसने यहां किसी को नाराज किया होता तो संभवतः वो पंजीकरण नहीं करा पाता। खाद्य उत्सव को सत्ता के नियंत्रण में नहीं लाया जा सका। हालांकि मुझे कारण पहले से ही पता है, लेकिन ऐसे मौके पर आप दोनों का लड़ना गलत है। अगर बाद में रेटिंग से कम रही तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। यह सुनकर सतपाल का चेहरा तुरंत कड़वाहट से भर गया। उसके आसपास मौजूद लोगों के चेहरों पर भी खुशी का भाव दिखाई दिया। ए ग्रेड और बी ग्रेड व्यंजन के बीच का अंतर सिर्फ एक ग्रेड का नहीं था। यदि भी पृथ्वी थी तो आकाश था। एक साधारण शेफ के लिए इसे पूरा करना मुश्किल नहीं था, लेकिन किसी की शारीरिक क्षमता की असली परीक्षा थी, एक ऐसी दृष्टि से जिसे नकारा नहीं जा सकता था। शैलेंद्र ने मयंक भाटिया और सतपाल को ठंडी निगाहों से देखा। फिर वह सीधे अपने निर्धारित निर्णय क्षेत्र में लौट गया। सतपाल ने मयंक भाटिया को गुस्से से घूरा। अगर यह आदमी न होता तो हालात ऐसे न होते। लगता है मुझे वापस जाकर पैसे निकालने पड़ेंगे। मयंक भाटिया को सतपाल की कोई परवाह नहीं थी। उसने सोचा था कि वह एक अच्छे इंसान से मिला है, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो एक नीच इंसान निकलेगा। लेकिन अब उसे आगे क्या करना चाहिए? क्या उसे घर जाकर पैसे निकाल लेने चाहिए या जस्मिन का यहीं इंतजार करना चाहिए? मैं बाद में पंजीकरण करा लूंगा। मैं पैसे लाना भूल गया था। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद मयंक भाटिया ने फ्रंट डेस्क की ओर देखा और कहा, सर, मैंने अभी अभी आपकी बात सुनी। इस बार कर्मचारी ने अपना सिर उठाया और मयंक भाटिया को समझाया, हमारा पंजीकरण 3 घंटे में समाप्त हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि आप समय पर वापस आ पाएंगे या नहीं। क्या? मैंने तो सुना था कि पंजीकरण दोपहर में समाप्त हो जाएगा। मयंक भाटिया ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और उसे जस्मिन द्वारा दी गई आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण का समय याद आ गया। जी हां, पंजीकरण दोपहर तक चलेगा, लेकिन पंजीकरण के बाद रसोइयों को व्यंजन तैयार करने के लिए समय दिया जाएगा। पंजीकरण की बात करें तो यह 3 घंटे में समाप्त हो जाएगा। कर्मचारियों ने कहा, यह उन कुछ शेफ को सबक सिखाने के लिए भी है जो पंजीकरण के समय का पालन नहीं करते हैं। आखिरकार
खाद्य उत्सव भी एक प्रकार की मेहमानवाजी है। एक शेफ मेहमानों को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करा सकता। अच्छा ऐसा है। मयंक भाटिया ने थोड़ी निराशा के साथ आह भरी। इस स्थिति में वो अपनी खराब याददाश्त के लिए खुद को ही दोषी ठहरा सकता है। फिर वो वापस जाकर जस्मिन के समुद्र किनारे वाले कमरे में अपनी छुट्टियां बिताएगा। ऐसा नहीं है कि कोई संभावना ही नहीं है। मयंक भाटिया के निराश चेहरे को देखकर कर्मचारी ने आह भरी। कर्मचारी की झिझक भरी आवाज सुनकर मयंक भाटिया का दिल पिघल गया और उसने पूछा, क्या कोई और रास्ता है? मुझे नहीं पता कि ये तरीका काम करेगा या नहीं। कर्मचारी ने गहरी सांस ली और पास ही रखी खाना पकाने की मेज पर बचे हुए सामान की ओर इशारा करते हुए कहा, दरअसल अगर आप पैसे लाना भूल गए हैं तो कोई बात नहीं। खाना पकाने की मेज पर जो सामान बचा है वो पिछले रसोइयों का बचा हुआ सामान है। कई लोग नाराज होकर चले गए क्योंकि उनके खाना पकाने के कौशल को बी रेटिंग नहीं मिली थी और उन्होंने गुस्से में ये बचा हुआ सामान नहीं लिया। महोदय, आप इन सामानों का मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या इस तरह के बचे हुए सामान वाकई समीक्षा में पास हो सकते हैं? अगर मैं कहूं कि ये समीक्षा में 100% पास हो सकता है तो आप निश्चित रूप से मुझ पर हंसेंगे। कर्मचारियों के शब्दों ने मयंक भाटिया के आत्मविश्वास को फिर से जगा दिया और उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि मुझे पूरा यकीन है। धन्यवाद। इतना कहने के बाद मयंक भाटिया ने कर्मचारियों को धन्यवाद देना नहीं भूला और फिर आश्चर्य से पूछा, अमीर लोग यहां पंजीकरण क्यों करवाएंगे? दरअसल मयंक भाटिया समीर टोंगा के बारे में पूछ रहा था। वो हमेशा से थोड़ा उलझन में था। समीर टोंगा के परिवार के साथ उसे 50,000 रुपये का खर्च उठाने में सक्षम होना चाहिए। फिर उसने यहां पंजीकरण क्यों कराया? अगर वह नहीं आता तो इतने सारे संघर्ष नहीं होते। और अभी अभी उसने चारों ओर नजर डाली। समीर टोंगा के अलावा कमरे में अभी भी कई युवा लोग शानदार कपड़े पहने हुए थे। आखिर चल क्या रहा था? सर, अगर आप यहां एस लेवल मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए भाग्यशाली रहे तो आपको ऑडिशन से छूट मिल सकती है और आप सीधे उन हजारों शेफ में से शीर्ष 126 में प्रवेश कर सकते हैं जिन्होंने पंजीकरण कराया है। ये अमीर लोग आमतौर पर अपने खाना पकाने की सामग्री को लेकर आश्वस्त रहते हैं। वैसे भी अगर आप यहां एस लेवल हासिल कर लेते हैं तो भले ही आप 126 से 64 तक पदोन्नति पाने में असफल हो जाएं, फिर भी आपके पास वापस जाने का मौका रहेगा। अच्छा ऐसा है। मयंक भाटिया को आखिरकार समझ आ गया कि ये कुलीन युवा स्वामी यहां क्यों आए थे। दरअसल वे सीधे 126वें पद पर पदोन्नत हो सकते थे। ये सोचकर मयंक भाटिया ने कर्मचारियों को फिर से धन्यवाद दिया, फिर फॉर्म भरा और रसोई के काउंटर की ओर चल दिया। दरअसल मयंक भाटिया की राय में कर्मचारी और वह एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। ये बहुत अच्छी बात थी कि वह उन्हें इस हद तक याद दिला सका। पैसे उधार लेने की बात तो मयंक भाटिया के मन में थी ही नहीं। इस दुनिया में दोस्तों से पैसे उधार लेना मुश्किल था। अनजान लोगों से उधार लेना तो और भी मुश्किल था। बचे हुए सामान का इस्तेमाल करें। तुम वाकई कमाल हो, बच्चे। खाने की सामग्री से उसकी गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। बिना पैसे के खाना बनाना चाहते हो? आप मौत के कगार पर खड़े होकर संघर्ष कर रहे हैं। समीर टोंगा ने स्वाभाविक रूप से मयंक और कर्मचारियों के बीच की बातचीत सुन ली। रसोई के काउंटर की ओर जा रहे मयंक पर उन्होंने ठंडी नजर डाली और तिरस्कार से नाक सिकोड़ी। फिर उन्होंने अपने बगल में खड़े अंगरक्षकों को निर्देश दिया। अंगरक्षकों ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गए। कुछ ही देर बाद अंगरक्षक रसोई के काउंटर पर कुछ सामग्री से भरे बैग लेकर आए। क्योंकि दोनों व्यक्तियों की रैंकिंग उनके नामों पर आधारित थी, इसलिए रसोई का काउंटर एक दूसरे के बगल में था। मयंक के आते ही समीर टोंगर उसके पास आ गया। मयंक की मेज पर बचे हुए कुछ सामान, जो खरबूजे और बेर जैसे दिख रहे थे, उन्हें देखकर उसने मयंक पर ताना मारा और उसे अपनी बीच वाली उंगली दिखाई। बेकार का कचरा,
अपने बचे हुए सामान को देखो। तुम्हें बिलेवल का मूल्यांकन कैसे मिल सकता है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बहुत पहले ही छोड़ देता। मयंक भाटिया ने अभी अभी समीर टोंगा को पीटकर अपना गुस्सा निकाल दिया था। उसे अनदेखा करते हुए उसने मेज पर रखी कुछ सब्जियों, 2 अंडों, थोड़े से आटे और चावल पर नजर डाली। वैसे देखा जाए तो ये सामग्रियां सचमुच घटिया थी। क्या अब मेरे जाने में बहुत देर हो चुकी है? बेशक, ये मयंक भाटिया के विचारों की सिर्फ शुरुआत थी। आंखें बंद करते हुए उसे 2 दिन पहले की बात याद आई जब वो अभ्यास के लिए अपने पिता की दुकान पर आया था। उसे वहां नेपाल के मार्किस फैमिली की रेसिपी मिली थी। इस रेसिपी को प्राप्त करने और इसमें शामिल व्यंजनों को देखने के बाद मयंक भाटिया को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उसके मन में सचमुच च्युइंग की आवाज गूंज रही थी। इतना ही नहीं, इसका मूल्यांकन भी किया गया था। रेसिपी में शामिल कई व्यंजनों को तो ए ग्रेड मिला था। यह तो निश्चित है कि उनके पिता भी अतीत में एक प्रसिद्ध शेफ थे। मयंक भाटिया सुखद आश्चर्य से खुद को रोक नहीं पाई। इस तरह भले ही उसने सिस्टम की रेसिपी के बदले में कुछ न लिया हो, फिर भी वो फूड फेस्टिवल में भाग लेने के लिए मार्किस फैमिली की रेसिपी पर भरोसा कर सकता है ना? इस समय मयंक भाटिया के मन में एक व्यंजन का नाम कौंध गया और वो खुशी से झूम उठा। यह आप है। मयंक भाटिया ने समीर टोंगा की ओर देखा और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसने बेहतरीन गुणवत्ता वाला और बर्फ के टुकड़ों से भरा रेड मीट का एक टुकड़ा निकाला और उसे मेज पर रख दिया। पिछली बार जस्मिन से एक 5 ग्रेड का रेड मीट प्राप्त करने के बाद मयंक भाटिया समझ गया कि समीर टोंगा ने भी एक 5 ग्रेड का रेड मीट लिया था। हालांकि यह सच है कि समीर टोंगा के वित्तीय संसाधन जस्मिन जितने अच्छे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने एक रेस्तरां खोला है, इसलिए जस्मिन की तुलना में उनके लिए सामग्री ढूंढना स्वाभाविक रूप से अधिक सुविधाजनक था। क्योंकि उसने एक 5 ग्रेड का रेड मीट खाया था, इसलिए मयंक भाटिया समझ गया था कि इस तरह की सामग्री के साथ अगर उसके पास खाना पकाने का थोड़ा कौशल है तो बिस्तर प्राप्त करना मुश्किल नहीं होगा। जहां तक ए-लेवल की बात है, इसके लिए कुछ दृढ़ता की आवश्यकता होगी। लेकिन समीर टोंगा के खानपान रेस्तरां के युवा मालिक होने के नाते उनके लिए ए-लेवल की परीक्षा पास करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या वह एस-लेवल के साथ ऐसा कर सकता था? मयंक भाटिया मुस्कुराया, फिर गहरी सांस ली, मार्किस फैमिली की रेसिपी में दी गई जानकारी को याद किया और अपने मन को शांत किया। जब कोई असली शेफ खाना बना रहा होता है तो उसे सबसे पहले अपनी मानसिकता को समायोजित करना पड़ता है। यह ऐसी बात थी जिस पर मयंक भाटिया ने कभी ध्यान नहीं दिया था। जब मयंक भाटिया ने दोबारा आंखें खोली तो उसने मेज पर रखे रसोई के बर्तन उठाए। हालांकि सामग्री थोड़ी पुरानी थी, लेकिन मेज पर रखे रसोई के बर्तनों की कोई कमी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि खाद्य उत्सव के कारण ये बर्तन नए खरीदे गए थे। उसके हाथ में रसोई का चाकू तेजी से नाच रहा था, मानो मेज पर रखे व्यंजनों को एक प्रेत की तरह टुकड़ों में काट रहा हो। पास ही में जेम्स मुजी ने अनजाने में मयंक भाटिया को देखा और उसे समीर टोंगा के साथ हुए विवाद की याद आ गई। वह आश्चर्य से भर उठा। चाकू चलाने का ये कौशल डीपीएस के छात्रों से कमतर नहीं है ना? ऐसा लगता है कि ये बच्चा काफी प्रतिभाशाली है। शांत जल की तरह स्थिर मयंक भाटिया ने अपने आसपास की निगाहों को अनसुना कर दिया। सबसे पहले उसने चावल को भाप में पकाया। भाप में पकाने के बाद उसने जल्दी से गर्म बर्तन में थोड़ा सा मक्खन डालकर पिघलाया और उसे बर्तन के तले में फैला दिया। अंडे, मक्खन और नमक को बर्तन में डालने के बाद उसने चॉपस्टिक से बर्तन में कुछ गोल चक्कर लगाए। फिर उसने बर्तन को हिलाया ताकि अंडे का तरल बर्तन के तले में फैल जाए। जब अंडे आधे पक गए तो उसने उसमें चावल मिलाए और कुशलतापूर्वक उसे अंडाकार आकार में सजा दिया। फिर उसने चावल को उन अंडों से लपेटा जिन पर दोनों तरफ चावल नहीं लगे थे, उसे बर्तन के किनारे पर ले गया और प्लेट पर उल्टा कर दिया। क्या वो ऑमलेट राइस बनाने जा रहा है? जेम्स मुजी हैरान रह गई।
उसने पहले सोचा था कि मयंक भाटिया कुछ अच्छा बनाएगी। एक इंडियन रेस्तरां की अध्यक्ष होने के नाते उसने अनगिनत प्रसिद्ध व्यंजन खाए थे। कई व्यंजन उसकी रुचि नहीं जगा पाए थे। जब उसने देखा कि मयंक भाटिया ने बची हुई सामग्री से ऑमलेट राइस बना लिया है, तो उसकी रुचि तुरंत खत्म हो गई और उसने अपनी नजरें दूसरों की ओर मोड़ ली। लगभग 1 घंटे इंतजार करने के बाद सबसे पहले समीर टोंगर आए। वे पहले ही एक 5 श्रेणी के रेड मीट से बना रेड मीट का सूप मेज पर ला चुके थे। जेम्स मुजी ने समीर टोंगर की ओर देखा। एक न्यायाधीश होने के नाते वह बहुत निष्पक्ष थी। वह दूसरे व्यक्ति की पहचान के कारण अपना निर्णय नहीं बदलेंगी। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने चम्मच उठाया और स्वाद लेने के लिए एक चम्मच रेड मीट का सूप निकाला। स्वादिष्ट सूप उसके मुंह में गया और जीभ की नोक से होते हुए उसके पूरे गले को भर गया। ये 5 श्रेणी का रेड मीट था। उसका कोमल स्वाद उसके मुंह में घुल गया। अंदर का कटा हुआ मांस उसके मुंह में पिघल गया। वो स्वादिष्ट स्वाद पल भर में उसकी ग्रासनली से होते हुए उसके पूरे शरीर में फैल गया। इतना स्वादिष्ट स्वाद कैसे हो सकता है? इसी समय जेम्स मुजी को सूप में कुछ झींगे और समुद्री शैवाल मिले। पता चला कि यह सिर्फ एक साधारण रेड मीट का सूप नहीं था। शिक्षक जी, मैंने घर पर समुद्र तट से अभी अभी पकड़ी गई शार्क की पंखुड़ी से यह सूप बनाया। इसे एक खास झींगा सॉस के साथ परोसा गया। उसके बाद मैंने ये 5 रेड मीट के ऊपर लहसुन की एक परत लगाई। इससे अंदर का स्वाद लाजवाब हो गया। जेम्स मुजी के आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर समीर टोंगर ने हल्की सी मुस्कान दी। तो बात कुछ ऐसी है, ये रेड मीट सीफूड सूप सचमुच असाधारण है। असंख्य उत्तम सामग्रियों को एक साथ मिलाया गया था। इसका कोमल स्वाद उसके पूरे शरीर में फैल गया। जेम्स मुजी को ऐसा लगा मानो उसका पूरा शरीर इस सूप के कटोरे में पिघल रहा हो। तुम पास हो गए, जेम्स मुजी ने हल्के स्वर में कहा। धन्यवाद शिक्षक। समीर टोंगर उत्साह से हंस पड़ा। इस बार उसने सबसे बेहतरीन सामग्री का इस्तेमाल किया था। बचपन से ही रेस्टोरेंट के सबसे मशहूर शेफ से खाना बनाना सीखने के कारण उसे रेटिंग मिलना स्वाभाविक था। कचरा, सुनहरे सूप और आमलेट चावल का कटोरा लेकर आती हुई मयंक भाटिया को पीछे मुड़कर देखते हुए समीर टोंगर ने उपहास किया। बेवकूफ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे एक कटोरी ऑमलेट राइस से बेवकूफ बना सकते हो? है तो तुम देखो। मयंक भाटिया ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और समीर टोंगर को नजरअंदाज कर दिया। उसने ऑमलेट चावल मेज पर रख दिए। ये अपने सामने रखे ऑमलेट राइस को देखकर जेम्स मुजी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या यह सिर्फ एक साधारण ऑमलेट राइस नहीं है? नहीं शिक्षक, फिर से देखिए। मयंक भाटिया मुस्कुराई और फिर थाली में रखा सूप ऑमलेट चावल पर डाल दिया। अचानक सुनहरा सूप अंडे के साथ बहता हुआ चावल में मिल गया। शोरबे में मिलाने के बाद चावल को लपेटने वाला अंडा अब पूरी तरह से चावल के साथ घुल मिल गया था। इससे कमरे में फैली सुनहरी रोशनी प्रतिबिंबित हुई। मार्की स्टाइल ग्रेवी ऑमलेट राइस सबसे बढ़िया है। अतिथिगण, कृपया इसका आनंद लें। यह देखकर मयंक भाटिया ने ऊपर से थोड़ी सी समुद्री शैवाल और कटी हुई हरी प्याज छिड़की, मुस्कुराई और ऑमलेट चावल को जेम्स मुजी के सामने रख दिया। ग्रेवी ऑमलेट राइस। जाम्मू इजुरु आश्चर्यचकित रह गई। उसने ऑमलेट चावल के नीचे सुनहरे शोरबे को देखा और ऑमलेट को भी, जो शोरबे के कारण चावल की बाहरी परत से कसकर चिपका हुआ था। दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। स्वादिष्ट भोजन खाने की आदत होने के बावजूद वो अपने मुंह में पानी आने से खुद को रोक नहीं पाई। ऐसा लग रहा था कि एक निवाला लेने के बाद अप्रत्याशित स्वाद आएगा। ये तो कचरे से बनी कोई चीज है, इसमें अच्छा क्या है? समीर टोंगर ने उपहास किया। इस समय तक जेम्स मुजी ने चम्मच से ऑमलेट चावल का एक टुकड़ा काटकर अपने मुंह में डाल लिया था। फिर उसने चम्मच को पकड़े रखा और वहीं जम गई। जब उसे होश आया तो उसने बिना रुके चम्मच से ऑमलेट के चावल अपने मुंह में डालना शुरू कर दिया।
चावल और अंडे आपस में कसकर चिपक गए हैं। सूप की वजह से दोनों पूरी तरह से घुल गए हैं। दोनों बहुत नरम और चिकने हैं। इसके बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और आपने सूप में प्याज डाला, जिससे अंडे के बाहरी हिस्से में हल्की मिठास आ गई। शोरबे में अभी भी थोड़ा सा स्टॉक बचा है, इसलिए मैंने स्वादानुसार नमक और पानी डालकर गाढ़ा होने तक पकाया। तभी चावल और अंडे को अच्छी तरह मिलाया जा सकता है। तभी तीनों सामग्री एक साथ मिल सकती है, और इनमें से किसी एक के बिना यह संभव नहीं है। लेकिन मैं खाना क्यों नहीं रोक पा रही हूं? जेम्स मुजी ने चम्मच से चावल खाते हुए आश्चर्य से पूछा। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उसने अपने दिल में उठ रही भूख को दबाया और चम्मच में रखे चावल पर नजर डाली। वो ये देखकर दंग रह गई कि ग्रेवी की सुनहरी चमक के अलावा चावल में लाल रंग का हल्का सा निशान भी था। मुझे खेद है शिक्षक जी, आपको अभी भी एक सामग्री की कमी है। अब तक बोलते बोलते मयंक भाटिया मुस्कुराया और अपनी जेब से एक चमकीला लाल फल निकाला। उसने एक टुकड़ा खाया और उसके मीठे खट्टे स्वाद पर भौहें चढ़ा ली। फिर उसने बेगोनिया का फल जेम्स मुजी को दिया और मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं अभी मेज पर कुछ बेगोनिया के फल किसने रख दिए। मैंने उन्हें देखा और उनका रस निकालकर पानी में मिलाया और चावल में डालकर भाप में पकाया। मुझे अचानक चावल का खट्टा मीठा स्वाद महसूस हुआ, जिससे आपकी भूख बढ़ गई। तो मैंने बेकार पड़ी सामग्रियों से जो व्यंजन बनाया है, उसका स्तर क्या है, अध्यापक? वैसे ग्रेवी ऑमलेट राइस उनके पिता की रेसिपी में एक खास व्यंजन था। मेज पर रस देखकर मयंक भाटिया समझ गई कि ग्रेवी ऑमलेट राइस को रस में मिलाने की जरूरत नहीं है। चावल का स्वाद भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसे और स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें थोड़ा खट्टा रस मिलाया गया था। समीर टोंगर पर एक नजर डालने के बाद मयंक भाटिया समझ गया कि समीर टोंगर में अभी भी कुछ क्षमता बाकी है। हालांकि वो उन्नत सामग्रियों पर निर्भर था, लेकिन अगर उसके पास उसे उन्नत सामग्रियां प्रदान करने की क्षमता न होती तो वो इसे बना नहीं पाता। और इस तथ्य से कि उसने शुरुआत में कोई अहंकार नहीं दिखाया, और इस तथ्य से कि उसने एक आम नागरिक के रूप में अपनी पहचान उजागर की और अपनी आदिम छवि को प्रकट किया, ये देखा जा सकता है कि उसकी बुद्धि अभी भी अकुया की तुलना में थोड़ी अधिक थी। मयंक भाटिया की पूछताछ सुनकर भी जोरा की शिनो ने प्लेट में बचे हुए ऑमलेट राइस का आखिरी चम्मच अपने मुंह में डाला और फिर शर्माते हुए कहा, ये ग्रेवी ऑमलेट राइस तो ग्रेड एस का है। एस? हाँ, ये ग्रेड एस है। शक्ति रावत का जवाब दोबारा सुनकर मयंक भाटिया का दिल अचानक उत्साहित हो गया। ग्रेड एस मिलने का मतलब था कि उसे हजारों लोगों में से पहले स्थान पर आने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ी, जिन्होंने पंजीकरण कराया था। वो कर्मचारियों द्वारा सूचित किए जाने की प्रतीक्षा कर सकता था और पहले 128 लोगों के चयन होने पर दोबारा उपस्थित हो सकता था। ये कैसे संभव है? कम गुणवत्ता वाली सामग्री का इस्तेमाल करके एक मामूली प्रतियोगी मेरे बराबर अंक कैसे प्राप्त कर सकता है? मयंक भाटिया को देखकर, जिसका मूल्यांकन भी उसी के जैसा था, समीर टोंगर ने भयभीत चेहरे के साथ कहा। वह बेहतरीन परिस्थितियों में पला बढ़ा और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने कई उन्नत सामग्रियों से कुछ बनाया है। अंततः वो उस नौसिखिए के बराबर ही था जो बेकार पड़ी सामग्रियों से व्यंजन बनाता था। ये जानना जरूरी था कि हालांकि ये व्यंजन देखने में सरल लगता है, लेकिन इसकी सामग्री की कीमत लाखों रुपए है। जहां तक शक्ति रावत के मूल्यांकन की बात है, व्यस्त अन्य रसोइये मयंक भाटिया और समीर टोंगर को ईर्ष्या भरी नजरों से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। आखिरकार शेफ के खाना पकाने की शुरुआत से लेकर अब तक ग्रेड एस के व्यंजन 5 से भी कम थे। लगातार 2 ग्रेड एस व्यंजनों ने स्वाभाविक रूप से कई शेफ का ध्यान आकर्षित किया। नहीं, असल में आपके व्यंजन सिर्फ एस ग्रेड के नहीं हैं। वो चम्मच उठाना और मयंक के सारे ग्रेवी ऑमलेट राइस को चट करना नहीं भूली। जाम्मू जिजाई मुस्कुराई और बोली, क्योंकि इस प्रतियोगिता में उच्चतम रेटिंग केवल एस, इसलिए मैं आपके ग्रेवी ऑमलेट राइस को उच्चतम रेटिंग के रूप में केवल एस
ही दे सकती हूं। अगर इससे भी उच्च रेटिंग का विकल्प होता तो मैं इसे एसएस रेटिंग या फिर एसएस रेटिंग देता। धन्यवाद शिक्षक, मयंक भाटिया ने मन ही मन उत्साह से कहा। पहले तो वो पैसे लाना भूल जाने के कारण गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन अब उसे ये अच्छी बात लग रही थी। आपका स्वागत है। सीमित सामग्रियों के साथ इतनी जल्दी समाधान सोच पाना और इतना स्वादिष्ट व्यंजन बना पाना, आपकी पाक कला हमसे कम नहीं है। शैलेंद्र ने हाथ हिलाया, फिर अपनी जेब से एक सुनहरा सदस्यता कार्ड निकाला और मयंक भाटिया को देते हुए कहा, यह हमारे रेस्तरां हिडन सीजन का सदस्यता कार्ड है। इस कार्ड से आप अपने खर्च में 80% तक की छूट पा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे रेस्तरां में आकर हमारे व्यंजन चख सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। मैं कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन मैं वास्तव में आभारी हूं कि शिक्षक ने मुझे रेस्तरां जाने की अनुमति दी। चूंकि उसने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया, इसलिए मयंक भाटिया ने मना नहीं किया। उसने हाथ बढ़ाकर सदस्यता कार्ड स्वीकार कर लिया। इस समय तक पीछे खड़े शेफ ने खाना परोसना समाप्त कर दिया था। मयंक भाटिया जानता था कि शेफ को भी कुछ काम है, इसलिए उसने दोबारा धन्यवाद कहकर वहां से चला गया। मैंने जो व्यंजन बनाए थे वे वास्तव में वही पड़े हैं। मयंक भाटिया की पीठ की ओर देखते हुए समीर टोंगर ने उस रेड मीट और समुद्री भोजन के सूप को देखा, जिसे बनाने में कई उच्च श्रेणी की सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन जांगमो जिजाई ने उसका केवल एक घूंट ही पिया। वो आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वो लंबे समय से अपने ही रेस्टोरेंट में रह रहा है। उसे लगता था कि एक प्रतिष्ठित परिवार से होने और बचपन से ही खाना पकाने के कौशल सीखने के कारण फूड फेस्टिवल में शीर्ष कुछ स्थानों पर पहुंचना उसके लिए आसान होगा। लेकिन अब एक गुमनाम और नामहीन व्यक्ति ने फेंकी हुई सामग्री को लेकर उससे भी बेहतर काम कर दिया था। एक साधारण से व्यंजन ने उसके अहंकारी हृदय को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। युवा स्वामी, वह चला गया है। इसी समय समीर टोंगर के पीछे खड़े काले कपड़े पहने व्यक्ति ने खिड़की से पंजीकरण नोटिस पर एक नजर डाली, फिर दरवाजे से बाहर निकल रहे मयंक भाटिया की ओर बढ़ा। समीर टोंगर के निर्देशों को याद करते हुए वो आगे बढ़ा और समीर टोंगर के कान में कुछ फुसफुसाया। समीर टोंगर स्तब्ध रह गया। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति के नेता की ओर मुड़कर कहा, उसे जाने दो, चलो घर चलते हैं। घर चले। समीर टोंगर के जवाब से अधेड़ उम्र का काला वस्त्रधारी व्यक्ति स्तब्ध रह गया। युवा स्वामी, क्या हम खाद्य महोत्सव के अंत तक यही नहीं रुकेंगे? हालांकि मैं इस बार एस लेवल के साथ शीर्ष 128 में प्रवेश कर सकता हूं। मैंने पंजीकरण न कराने का फैसला किया है। मयंक भाटिया की पीठ को देखते हुए समीर टोंगर ने आह भरी। उसे अचानक अपने पिता के शब्द याद आ गए, चाहे अब कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, किसी को भी कम मत आंकना, चाहे कुछ भी हो जाए। खाना पकाने की दुनिया बहुत गहरी है और इसमें पहला स्थान हासिल करना आसान नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं इतने समय से कुएं का मेंढक ही रहा हूं। समीर टोंगर खुद पर हंसे बिना नहीं रह सका। छोड़ देना, काले कपड़े पहने उस व्यक्ति ने पूछा, लेकिन इस बार हमने राष्ट्रपति से शीर्ष 50 में शामिल होने का वादा किया था। नहीं, शीर्ष 50 में रहना बेकार है। यहां रुकना सिर्फ समय की बर्बादी है। मैं कंपनी में वापस काम पर चला जाऊंगा और कुछ वर्षों बाद फिर से आवेदन करूंगा। उस समय मेरा लक्ष्य शीर्ष 50 में आना नहीं होगा, बल्कि पहला स्थान हासिल करना होगा। समीर टोंगर ने उदासीनता से हाथ हिलाया और कहा, चलो चलते हैं। यह सुनकर अंगरक्षक पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। वह समीर टोंगर के सबसे वफादार अंगरक्षकों में से एक था। उसने समीर टोंगर को बचपन से बड़ा होते देखा था। हालांकि इस बार सीधे वापस जाना थोड़ा शर्मनाक था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका छोटा मालिक अनजाने में ही समझदार हो गया था। मयंक भाटिया पंजीकरण कार्यालय से निकल गया। उसे नहीं पता था कि समीर टोंगर, जिसे उसने पीटा और घूंसा मारा था, अनजाने में ही ज्ञान प्राप्त कर चुका था।
अन्यथा खैर, वो जरूर वापस जाकर उसे फिर से पीटेगा ताकि ये देख सके कि क्या उसकी बुद्धि को अभी भी बचाया जा सकता है। सिर झुकाकर उसने अपने हाथ में मौजूद 2 स्वर्ण कार्डों को देखा। उनमें से एक पर ज़ैंग जी लिखा हुआ था। दूसरा कार्ड उस 126वें व्यक्ति का स्वर्ण सदस्यता कार्ड था जिसने इस बार पंजीकरण कराया था। दूसरे कार्ड के साथ वो कुछ दिनों बाद सूचित किए जाने पर सीधे प्रतियोगिता में भाग ले सकता था। जैसे ही मयंक भाटिया एक कोने पर पहुंचा और दोनों गोल्ड कार्ड अपनी जेब में रखने ही वाला था कि अचानक सामने अंधेरा छा गया और वह कोने से आ रहे एक व्यक्ति से टकरा गया। डुअम, उसके माथे पर एक नरम और लचीला एहसास हुआ, जिससे मयंक भाटिया ने अनजाने में 2 कदम पीछे हट गया और जिससे वो टकराया वो व्यक्ति आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। स्तनों की संख्या कितनी कम है। अभी अभी उस कोमलता और लचीलेपन को महसूस करते हुए मयंक भाटिया के होंठ फड़क उठे। फिर उसने अपना सिर उठाया और क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे माफ करना, मैंने अभी अभी सड़क पर ध्यान नहीं दिया और आपसे टकरा गया। उसके बोलने से पहले ही उसने अपने सामने शर्माया हुआ चेहरा देखा और मयंक भाटिया दंग रह गया। जस्मिन, मयंक भाटिया हैरान रह गया। वो अपना मोबाइल फोन लाना भूल गया था और जस्मिन का इंतजार करने के लिए पहले पंजीकरण क्षेत्र में जा रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उससे यहां मिलेगी। मयंक भाटिया, उसके चेहरे पर गुस्से की झलक थी। आखिर इस हालत में बाहर जाते समय उसकी छाती पर चोट लगी थी। भला कोई भी लड़की ऐसे में अच्छे मूड में क्यों होगी? लेकिन जब उसने देखा कि ये व्यक्ति मयंक भाटिया निकला तो जस्मिन के चेहरे से गुस्सा गायब हो गया और वो उत्साहित दिखने लगी। उसने मयंक भाटिया के हाथ में मौजूद सोने के कार्ड पर एक नजर डाली और मुस्कुराई। खैर, मैं सौभाग्य से शीर्ष 128 में शामिल हो गया, इसलिए मुझे ऑडिशन में भाग लेने की जरूरत नहीं है। मुझे बस कुछ दिनों में शुरू होने वाली प्रमोशन प्रतियोगिता का इंतजार करना होगा। मयंक भाटिया ने फूड फेस्टिवल रिव्यू कमेटी द्वारा जारी किया गया गोल्ड कार्ड मुस्कुराते हुए पकड़ा और फिर उसे एक तरफ रख दिया। ऊपर देखते हुए उसकी नजर अनायास ही जस्मिन के बगल में खड़ी एक युवा और सक्षम महिला पर पड़ी। उसने एक सुसंगठित बिजनेस सूट, काले रंग की ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थे और उसके बाल छोटे थे जो उसके कानों तक पहुंचते थे। गौर से देखने पर इस महिला का चेहरा कुछ हद तक जस्मिन के चेहरे से मिलता जुलता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि इस महिला में एक तरह की शीतलता है जो लोगों को उससे हजारों मील दूर रखती है, जो जस्मिन की कोमलता से बिल्कुल अलग है। क्या ये जस्मिन की बहन है? कुछ देर हिचकिचाने के बाद मयंक भाटिया ने पूछा। वह दिखने में जस्मिन से थोड़ी मिलती जुलती है और वह जस्मिन के साथ फूड फेस्टिवल में आई थी, इसलिए वह जस्मिन की रिश्तेदार ही होगी।